और अब वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मोदी नगर स्थित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। निजी क्षेत्र के इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने के बाद कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास में अधिकारियों के साथ ऑनलाइन इस प्लांट का उद्घाटन किया और इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता हर रोज 15,000 सिलेंडर भरने की होगी। स्वास्थ्य विभाग ने और सभी संबंधित विभागों ने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई और कहीं भी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन इस सब के बावजूद जो डिमांड थी उसके अनुसार समयबद्ध सप्लाई हो सके, यह एक चुनौती एक समय खड़ी हो गई थी। और ऐसे समय में जो हमारे लिए सबसे क्रिटिकल समय है, हम सब जान रहे हैं कि पूरी दुनिया वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही है। इस समय इस संक्रमण से बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते थे, पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। लेकिन फिर भी संक्रमण है। लॉकडाउन के दौरान भारत पूरी तरह न केवल संक्रमण से मुक्त था बल्कि प्रभावी ढंग से हम लोगों ने इसको नियंत्रण भी किया था। लेकिन अनलॉक के तीसरे चौथे चरण में इन्फेक्शन की दर काफ़ी बढ़ गई थी और उसके कारण एक समस्या हम सबके सामने भी पैदा हुई थी कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे थे उन्हें हॉस्पिटल में सुविधा मिले, जो हाई रिस्क ग्रुप था उन लोगों को हॉस्पिटल में बेहतरीन सुविधा मिल सके। इसके लिए हमें जो बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति थी, खासतौर पर जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, लेवल 3 के HFNC और वेंटिलेटर्स की बेहतर सुविधा जहां पर थी, वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर बनी रहे, यह बहुत आवश्यकता वहां पर थी। और इन चीज़ों को हम लोग अक्सर महसूस करते थे कि HFNC के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी और एक समय तो ऐसा लगा कि जैसे हाहाकार मचने की नौबत आएगी। लेकिन यहाँ पर पहले से ही की गई व्यवस्थाओं के कारण और लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम था कि संक्रमण की दर निरंतर कम होती हुई दिखाई दी। और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2.2 और 2.3 के आसपास है और एक अच्छी दिशा में हम लोग जहां इसको नियंत्रण करने की ओर जा रहे हैं, वहीं रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए जहां अच्छी थी, वहीं साथ ही साथ आइनॉक्स ने भी आज हम सबको, जो एक आशंका हमेशा बनी रहती थी कि हमारे पास 72 आवर्स का ऑक्सीजन का बैकअप हो, 48 आवर्स का ऑक्सीजन बैकअप हो, स्वाभाविक रूप से आइनॉक्स के इस नए ऑक्सीजन प्लांट के आने से हम इस जो हमारा प्रयास था इसको पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है और सिद्धार्थ जी खास तौर पर मैं इस बारे में कह सकता हूं कि आप जैसे निवेशकों की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये पूंजी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आज से 3-3.5 वर्ष पहले निवेश का बहुत बेहतरीन माहौल नहीं था। लेकिन पिछले 3.5 वर्षों के दौरान हमारी उत्तर प्रदेश की टीम ने, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, फील्ड में तैनात हमारे अधिकारियों ने जो बेहतरीन प्रयास किया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बनी। और निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2016 में हम 16वें स्थान पे थे, आज हम 2019 तक आते आते हम लोग इसे दूसरे स्थान पर लेकर के आ गए।
ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की उन बेहतरीन सुविधाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। और इसलिए निवेश हमारे लिए उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का भी एक माध्यम तो है ही, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की छवि को देश और दुनिया के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी है। और इसलिए निवेश की इन संभावनाओं की दिशा से हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हर एक निवेशक उत्तर प्रदेश में आकर स्वयं संतुष्ट हों, और उनकी संतुष्टि हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी हमारी होती है। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आइनॉक्स ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में मध्यांचल क्षेत्र में एक नए प्लांट लगाने में अपनी इच्छा व्यक्त की है, और मैं चाहूँगा प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। मुझे प्रसन्नता होगी। ये चीज़ें आने वाले समय की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 ने हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथन के लिए भी एक नई चेतावनी दी है, और हम लोगों ने देखा है कि जितना हम बेहतरीन कर सकते हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हमारे पास अगर वही जर्जर ढांचा होता, क्या स्थिति होती कोविड-19 के दौरान, कितनी मौतें होती, किस प्रकार की त्रासदी होती। लेकिन आज हम लोग अगर इस सब में बेहतर परिणाम देने में सफल हुए हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य हुआ है वह सबके सामने है। मुझे प्रसन्नता है कि आइनॉक्स ग्रुप ने हमारे साथ इन्वेस्टर समिट 2018 में यहाँ पर MOU किया था, और उस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और जब जुलाई 2018 में हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित किया था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्लांट की आधारशिला रखी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस प्लांट की आधारशिला के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आधारशिला रखी गई थी, उसके उद्घाटन का सौभाग्य मुझे और मेरी पूरी टीम को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए सिद्धार्थ जी आपको, आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। यूपी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, और सीएम से लेकर अधिकारी तक कोरोना मामलों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी के तहत एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद आज नोएडा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में आला अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने नोएडा के सेक्टर 59 स्थित इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। नहीं, देखिए, गौतम बुद्ध नगर में अच्छा काम हुआ है, और इसकी जो केस फैटेलिटी रेट है वो बहुत ही कम है। तो जो इनके यहाँ ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल चल रहा है, उसके बारे में मैं इन लोगों से जानकारी कर रहा था। और जो गौतम बुद्ध नगर का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, वो भी काफ़ी मॉडर्न कमांड सेंटर है। तो ये भी मुझे ज़रा देखना था कि इनके क्या प्रोसेसेस हैं। अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। अगस्त के महीने में केसेस बहुत कम हो गए थे, फिर थोड़े केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। उसके बारे में मैंने चर्चा की है कि थोड़ा इस पर नज़र रखें, ऐसा ना हो कि ज़्यादा केसेस बढ़ें। तो टेस्टिंग बढ़ा करके और सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से उसको नियंत्रित रखेंगे। कोरोना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अधिकारी तक कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहे। वहीं प्रदेश में धान खरीद को लेकर भी सरकार गंभीर है। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। उसमें खरीदार के पास लाएं, सरकारी क्रय केंद्रों के पास लाएं। लगभग 4000 क्रय केंद्र इस समय संचालित हैं। कंटेनमेंट जोन लगभग 15000 कंटेनमेंट जोन काम कर रहे हैं, जो कि 1165 थाना अंतर्गत हैं। इसी के साथ साथ पुलिस द्वारा भी लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तथा जो मास्क सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी उनके द्वारा की जा रही है, और ये प्रक्रिया आगे रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन आंदोलन अभियान, जो कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में, आप सब लोगों से अपील है कि उससे जुड़िए। 3 सिद्धांत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी हमारे माननीय मंत्रीगण जितने उपस्थित थे उनको ये शपथ दिलाई गई है
कि मास्क पहने, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ लगातार धोते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हाथरस मामले पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रहा है और बड़ा आरोप लगा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के विधान परिषद के नेता दीपक सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला और सुप्रीम में दाखिल किए गए यानी सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किए गए एफिडेविट को झूठा बताया उन्होंने। हाथरस प्रकरण पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार उनके आला अफसर पाप को छुपाने का काम कर रहे हैं, सच को दबाने का काम कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ अपराधियों से व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उसे कोर्ट जाना पड़ा। जिस तरह से सरकार ने पीआर एजेंसी हायर करके अपनी छवि को सुधारने काम करने का प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश की जनता समझती है सच क्या है। जिस तरह से सरकार ने एफिडेविट देकर छोटे छोटे अकाउंट 1000-1200 अकाउंट वालों से ये कहकर पल्ला झाड़ा कि सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी दिन भर इसी काम में लगी रहती है। जिस तरह से एक वेबसाइट ब्लैक लाइन वेबसाइट का नाम लेकर सरकार बचने की कोशिश कर रही है, उस यूएसए की वेबसाइट को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बनाया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है न्यूयॉर्क पुलिस से बचें, स्विमिंग के चश्मे लगाएं, काले लोगों को भागते देखें तो उसके साथ भाग लें। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछना चाहती है, हाथरस में न्यूयॉर्क पुलिस कहां से आ जाएगी? अफ्रीकन अमेरिकन काले गोरे हाथरस में कब पैदा हो गए? तमाम ऐसे तथ्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नकल की है, जो कॉपी की है वेबसाइट की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नकल करते गिरफ्तार हो गई है। जनता की अदालत पर इस पर कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी को क्षमा याचना करनी पड़ेगी फर्जी वेबसाइट बनाकर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब जब संकट में फंसती है, चाहे 2017 रहा हो जब उन्होंने पीटीएन को विस्फोटक बताकर एक पाउडर को बड़ा चर्चित किया था, चिन्मय रंग का प्रकरण हो, उन्नाव रेप कांड हो, तमाम ऐसे प्रकरण आते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीएफआई को लेकर सामने आती है। कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है आखिर भारतीय जनता पार्टी और पीएफआई का रिश्ता क्या कहलाता है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में फिरोजाबाद की टुंडला सीट भी शामिल है, जिसे लेकर फिरोजाबाद प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली और आज जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने टुंडला तहसील में बनाए गए नामांकन कक्ष और टुंडला मंडी समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कल से नामांकन शुरू होने में किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ चुनाव को लेकर की गई है, कितना फोर्स लगाया गया है? देखिए, विधानसभा उपचुनाव हमारे टुंडला विधानसभा का होना है, तो उसका नामांकन की प्रक्रिया कल तहसील टुंडला में बनाया गया है। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बैरिकेडिंग की और सीसीटीवी कैमरा सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जा चुकी है और कल से नामांकन स्टार्ट होना है। 11 से 3 बजे के बीच में नामांकन स्टार्ट होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करके उसमें जो गाइडलाइंस है आयोग की, उनके बारे में भी उनको अवगत करा दिया है। और यहाँ पर मंडी परिसर में मतदान की समाप्ति के बाद पोलिंग पार्टी का जो रिसेप्शन है, ईवीएम का स्ट्रांग रूम और काउंटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो दोनों चीज़ों को देख लिया गया है। व्यवस्थाओं के बारे में जो जो कार्रवाई आगे होनी है उसका निर्देश दे दिया है। और बुलंदशहर में खनन माफियाओं को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सख्त हैं। इसे लेके वो लगातार छापेमारी कर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज खनन अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन खुर्जा नगर में छापा मारने पहुंचा और मौके से ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 3 वाहनों को जब्त किया गया। में अवैध खनन पे तो पूरी तरह से रोक है, लेकिन कहीं कहीं जब अवैध खनन की शिकायत मिलती है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। अभी जो है कि सूचना मिली थी कि खुर्जा नगर क्षेत्र में कुछ गाड़ियां आ रही हैं अवैध खनन से संबंधित, तो हमने अभी एक ट्रैक्टर जो अभी मैंने खुर्जा नगर थाने में बंद कराया और 2 बड़े बड़े हाईवा वो भी खुर्जा नगर थाने में बंद करा दिया जो बिना रॉयल्टी के आ रहे थे, और इस पर अब नियमानुसार हमारे विभाग से कार्रवाई की जाएगी। कि एक युवक जो अपने खेत में मचान पर सो रहा था, उसकी किसी ने धारदार चीज से मारकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची और घटना के आसपास छानबीन किया और विधिक कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर गिरफ्तारी की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, परिजनों की ओर से क्या कुछ परिजन का कहना है? परिजनों की तरफ से तहरीर अभी नहीं
नहीं प्राप्त हुई है, तहरीर लिखी जा रही है, तहरीर प्राप्त होने पर ही कुछ कहा जा सकता है। और बस्ती जिले के पैकोलिया थाना के भैरवपुर में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे भी चले। इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई। मारपीट में कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल एक पक्ष ने प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वहीं एसपी हेमराज मीना ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पैकोलिया में एक घटना हुई है। ये पूर्व में भी 6 तारीख को रात में करीब 11 बजे के आसपास में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। ये दोनों पटीदार हैं, एक तरफ से काली प्रसाद हैं और दूसरी तरफ से प्रधानपति हैं काली प्रसाद, और एक उनके ही पटीदार हैं उदयवान सिंह। इन दोनों पक्षों के बीच में 6 तारीख को झगड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ से 10-12 लोगों को 12 लोगों का और एक तरफ से 4 लोगों को 151 की कार्रवाई इनके विरुद्ध कल की गई थी। उसके बाद में जमानत पर छूटने के बाद में आज सुबह इनके द्वारा फिर दोबारा सुबह करीब 7 बजे के आसपास में इन्होंने झगड़ा किया है, और जिसमें एक पक्ष के द्वारा ये जानकारी मिली कि एक पक्ष के द्वारा हवाई फायरिंग इसमें की गई है, और एक पक्ष के करीब 7-8 लोगों को हल्की चोटें हैं और दूसरे पक्ष के 4 लोगों को हल्की चोटें हैं। इसमें थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी मौके पे वहाँ पे गए हुए हैं, और एडिशनल एसपी साहब को भी मौके पे मैंने भेजा है। इन दोनों के जो असले हैं, जो लाइसेंसी असले हैं, वो जब्त कर लिए गए हैं, और दोनों पक्षों के मुकदमे पंजीकृत करके, पूर्व में भी इनके मुकदमे पंजीकृत थे और इनके दोबारा मुकदमा पंजीकृत करके और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव में एक खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जिसमें से दोनों पक्षों में मारपीट हुई और करीब 18 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे तथा आसपास के थानों की फोर्स भी पहुंची। एसपी हेमराज मीना ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह जो मामला हुआ है प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर हुआ है। कल ही दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें से दोनों तरफ के लोगों का 151 में चालान किया गया था, और उसके बाद जब दोनों पक्ष छूटकर घर गए, उसके बाद दोनों में विवाद हुआ और दोनों तरफ से करीब काफ़ी लोग घायल हुए हैं, और हवाई फायरिंग भी हुई थी। और जो हवाई फायरिंग जिस शख्स ने की है उसके खिलाफ जो उसका असलाहा है उसके निरस्त्रीकरण के लिए भेजा जा रहा है, और जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती। कृषि बिल को लेकर जहां देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है, वहीं बीजेपी कृषि बिल को लेकर किसानों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और कृषि बिल उन्होंने कहा कि ये किसानों के हित में है, किसानों के लिए बेहतर साबित होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहले जो देश का अन्नदाता है, देश का किसान है, जो अभी तक उस मंडियों के शुल्क से और मंडियों के से जकड़ा हुआ था, आज इस कृषि सुधारों के जो विधेयक पारित हुए हैं, इससे किसान को एक स्वतंत्रता मिली है। वन नेशन वन मार्केट के माध्यम से एक राष्ट्र एक बाजार। अब किसान पूरे देश में ई मंडियों के माध्यम से बिचौलियों से मुक्त होकर के अपने उपज को अधिक से अधिक दामों में बेच सके। ये आज़ादी इस विधेयक के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। आज इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आंदोलन कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को, जो 2006 में उनकी सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपा था, उसको लागू कराने का काम क्यों नहीं किया? संत कबीर नगर के खलीलाबाद नगर पालिका में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां सभासदों ने नगर पालिका के चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सभासदों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सभासदों का आरोप है कि चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा ने बिना काम कराए सरकारी धन का गबन किया है। मामला है नगर पालिका में चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा के भ्रष्टाचार के खिलाफ।
आए दिन उनका नया नया भ्रष्टाचार होता रहता है। बिना कार कराए पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वर्क आर्डर हुआ, पोखरा सुंदरीकरण हुआ, सड़कों के निर्माण में नाला नाली बगैर बनाए बिना पत्थर ढाले पेमेंट करोड़ों करोड़ों का कर लिया गया है। इसी के संबंध में हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। और अभी 28 तारीख को नया घोटाला हुआ है जिसमें चेयरमैन ने 10 लाख कम से कम 10 लाख का घोटाला किया है। किस मद से घोटाला किया? अगले वर्ष इसी टैक्सी स्टैंड का 48 लाख 1 हज़ार का ठेका हुआ था, नीलामी हुई थी। इस बार चूँकि कोरोना बीमारी की वजह से 6 माह का ठेका हुआ है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च का। नियमतः 24 लाख 500 रुपये का ठेका कम से कम होना चाहिए, उस पर 10% बढ़ा के, मगर इन्होंने 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेके 14 लाख में 6 महीने का ठेका कर दिया है। और ये चूँकि जो ठेकेदार हैं ये नाम बदल बदल के ठेका लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नगर पालिका का सबसे ज़्यादा बकाया, सबसे बड़े कर्जदार नगर पालिका के हेमंत तिवारी हैं। और इन्हीं के पर्चे पे अभी आज भी वसूली हो रही है, जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ की भूमिका संदिग्ध है। इसकी जांच हम लोग मांग करने हैं कि डीएम साहब इसको तत्काल जांच करके देख लिया जाए। और ई रिक्शा वालों से अवैध वसूली भी की जा रही है। बलरामपुर के मझगवा में एक कार्यक्रम के दौरान करंट उतर जाने से कई बच्चे झुलस गए। सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां कई बच्चों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 3 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान पर्दे का वीडियो लगवाया गया था, अचानक 2 तार आपस में टकरा गए, जिसके चलते ये हादसा हुआ। संज्ञान में आया है कि धनैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मझगवा गांव में रामभगन वर्मा जी के यहाँ कोई कार्यक्रम था, जिसमें कि बच्चे वहाँ पर सब लोग जुटे हुए थे और वहाँ पर पर्दे की फिल्म लगा करके लोग देख रहे थे। ऐसी सूचना मिली है और उसमें बताया गया कि रात में जनरेटर बंद हो गया था और बिजली और जनरेटर के बीच में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घटना हुई। इसमें करीब 16 बच्चों की संख्या बताई जा रही है, जिसके 3 बच्चे यहाँ पर आए हैं। बच्चों को देखा गया, बच्चे ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है। बाकी शिवपुरा PSC को तहसीलदार को तत्काल मौके पर भेजा गया है, उसकी जाँच कराई जा रही है कैसी हुई। और उत्तर प्रदेश की जेलों में हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम को और बेहतर करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश कारागार विभाग काम कर रहा है। इसे लेकर राजधानी लखनऊ में स्थित डीजी जेल के कार्यालय में एक वीडियो वॉल भी बनाई गई है, जिससे प्रदेश की 71 जेलों पर नजर रखी जा सके। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है ना, डोर फ्रेम मतलब आप ये कह सकते हैं कि जेल लेयर की सिक्योरिटी अब जेलों में हो रही है, तब कोई भी हमारे आप जैसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।